विलेयता के बारे में चर्चा करेंगे। विलेयता किसकी? किसी विलेय पदार्थ की किसी द्रव में विलेयता, किसी विलेय पदार्थ की किसी द्रव में विलेयता। तो इसको कैसे समझते हैं? देखिए, जैसे हमने ये एक द्रव ले लिया, ये हमारा कोई एक द्रव है और इसमें हमने सपोज NaCl को हम इसमें घोल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? NaCl इसमें घोलेंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि NaCl का घुलना जो है इसमें बंद हो जाएगा। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन स्टेट या संतृप्त अवस्था। यानी इसका क्या बन जाएगा? संतृप्त विलयन बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हो गया कि इसमें अब हम और ज्यादा विलेय नहीं घोल सकते। इसको हम जो है संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन बनाने के लिए कितना हमारा NaCl लगा, वो NaCl की ग्राम में मात्रा को हम जो है क्या कहेंगे? ग्राम में मात्रा को हम जो है विलेयता कहेंगे। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? मेरे साथ आप इसको लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं किसी ताप पर किसी निश्चित मात्रा के विलायक में, किसी निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, विलेयता कहलाती है। ये परिभाषा होगी, ये इसका एक उदाहरण हो गया। अब विलेयता यहां पर हमने ग्राम में, अब इसकी एक निश्चित मात्रा रहेगी। जैसे सपोज करिए जो द्रव है, यानी जो हमारा विलायक होगा, विलायक को हम जो है उसको विलायक की मात्रा को हम जो है ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, लीटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो उसमें विलेय कितना घुला, वो हमारी जो है विलेयता कहलाएगी। तो विलेयता को प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं कि विलेयता को ग्राम प्रति लीटर कॉमा मोल प्रति लीटर मोल अंश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए, किया जा सकता है। यानी विलेयता को हम जो है ग्राम प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और मोल अंश में उसको व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो ग्राम प्रति लीटर यानी 1 लीटर में कितने ग्राम घुले विलेय के, मोल कितने घुले 1 लीटर में, और मोल अंश इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये तो हो गया आपका विलेयता। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अगला हेडिंग हमारा ये हो जाएगा कि विलेयता को क्या चीज प्रभावित करती है। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। विलेयता को कौन कौन चीजें प्रभावित करती हैं? तो इसको प्रभावित करने वाला पहला कारक है हमारा फर्स्ट, यानी इसको हम लिख सकते हैं विलेय की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दोनों की प्रकृति यहां पर काम करेगी। विलेय और विलायक की प्रकृति, पहला विलेय और विलायक की प्रकृति, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट
की प्रकृति। अब जो विलेय होता है हमारे पास, अगर मैं विलेय को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लूँ, इसको मैं जो है, चलिए इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं कि जैसे नंबर 1, जैसे आपने पढ़ा है कि जो हमारा ये हमने पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब हो गया कि अपना जो है एक पदार्थ ऐसा है वो अपने जैसे पदार्थ में ही जो है क्या होता है, घुलता है। जैसे मान लीजिए इनिशियल है, ये जो है आपका पोलर है इनिशियल, ये ध्रुवीय है और ये जल में घुल जाता है, ये भी क्या है, ध्रुवीय है। तो इस तरीके से हम इसको कुछ चीज़ों में बांट सकते हैं, जिसको मैं नोट कर रहा हूँ 1 बाय 1, तो हम इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं। पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट कि ध्रुवीय विलेय, फर्स्ट आप नोट करें, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। इसका उदाहरण इनिशियल हो जाएगा। इनिशियल ध्रुवीय इसलिए है, अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो ये जो है आपका ध्रुवीय इसलिए है क्योंकि ये आपका Na+ और Cl नेगेटिव में होता है, और ये भी जो है आपका इसमें H2 की अगर हम बात करें तो H2 में इस तरीके से एक पोलैरिटी होती है, ये नेगेटिव होता है और ये आपके थोड़े पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होता है। तो ये जो है इस तरीके से ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। दूसरा आ जाएगा इसमें अध्रुवीय के केस में भी ऐसी हो जाएगा, अध्रुवीय विलेय जो है अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीजें हो गई, ये दो बिंदु तो ये हो गए, ठीक है। इन दो बिंदुओं को हमने लाइक डिसॉल्व लाइक से याद रखना है। अच्छा, तीसरा बिंदु हम इसमें याद रख सकते हैं कि जैसे आयनिक यौगिक जो है, ये इस बिंदु को भी लिख लें कि आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं, आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। क्यों होते हैं इस पर बाद में चर्चा करेंगे हम किसी दिन, है ना। आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। और अगला बिंदु है हमारे पास कि सहसंयोजी यौगिक यानी कोवेलेंट यौगिक, सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, जल में अविलेय होते हैं। किंतु सहसंयोजी विलायकों में घुलते हैं, विलायकों में घुलते हैं। ये एक बिंदु था, नोट करें इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट बिंदु है इसमें कि सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय होते हैं किंतु सहसंयोजी विलायकों में घुलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, ये क्या है, सहसंयोजी विलायक है, सहसंयोजी है यानी कोवेलेंट है, इसको कोवेलेंट बोलेंगे, कोवेलेंट सॉल्वेंट इसको हम कह सकते हैं, कोवेलेंट सॉल्वेंट है। और दूसरा मेरे पास टोल्यून है, टोल्यून है, टोल्यून भी क्या है, सहसंयोजी है। दोनों को मिला देंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, मिश्रिल हैं, दोनों जो है मिल जाएंगे। टोल्यून है, टोल्यून का एग्जांपल लिया है, दोनों मिल जाएंगे, अपना एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। लेकिन यदि बेंजीन को जल में घोला जाएगा तो जल में घोलने पर बेंजीन को यदि आप जल में घोलते हैं, ये इसको हम रखेंगे तो इसमें 2 लेयर्स आपको नजर आ जाएंगे, ये 2 लेयर्स में बन जाएगा, यानी एक सस्पेंशन टाइप का बन जाएगा। इसमें एक हेट्रोजिनस मिक्सचर बन जाएगा, ये है ना, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा ये इस तरीके से। तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, है ना। तो लाइक डिसॉल्व लाइक जो है ये चीज है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक्सेप्शंस पर चलते हैं, ये नोट हो गया होगा तो इधर से बता देते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर अगला बिंदु हमारा आ जाएगा इसमें कि कुछ सहसंयोजी यौगिक
कुछ सहसंयोजी यौगिक जल में विलय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जल में विलय होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है, अपवाद है ये इस बिंदु का है ना। तो कुछ सहसंयोजी यौगिक जल में विलय होते हैं जो जल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जो जल से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जो जल से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये इनका एक तो आकार बहुत छोटा है, दूसरा इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो उच्च है। तो यही कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। अब जिन विलय में, जिन पदार्थों में ये होंगे, फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, वो जल में आसानी से घुल जाएंगे। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास, यानी उदाहरण है हमारे पास, घर का उदाहरण लेते हैं चीनी, यानी चीनी को हम बोलते हैं सुक्रोज, C12H22O11, ये है ना। तो ये क्या होता है, जल में विलय है कि अविलय है, जल में विलय है, सॉल्युबल है जल में, ये घुलता है जल में। तो इसके घुलने का कारण क्या है कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ना। इसका जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये जल के हाइड्रोजन से इस तरीके से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन किसका है, ये ऑक्सीजन है हमारा सुक्रोज का, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई चीनी जल में विलय क्यों होती है, इसका उत्तर लिखिए। तो चीनी जो है, चीनी का जो ऑक्सीजन है वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो जो है जल में घुल जाती है। तो जल में घुलने का ये कारण है हमारा ये। अब एल्कोहल सारे घुलते हैं, एल्कोहल, हमारे जो एल्कोहल्स हैं वो जल में विलय होते हैं। एल्कोहल जल में विलय होते हैं। एल्कोहल यानी ROH, यानी इनमें है, जैसे कि एक उदाहरण हम लें C2H5OH, तो ये वाला इसके H से है ना, ये वाला ऑक्सीजन, यानी ये जो है इसमें ऑक्सीजन है, तो ये H के साथ इस तरह से OH, इसके साथ ये इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। एमीन्स होते हैं, नाइट्रोजन जिनके पास होगा वो जनरली जो है जल में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एक पहला बिंदु इसके अंदर आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, इसको मिटाते हैं, आप नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए। अब हम जो है अगले वाले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला बिंदु क्या है, वो है हमारा ताप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ताप जो है किस तरीके से प्रभावित करता है, प्रकार से पड़ता है। अब ताप के प्रभाव के लिए हमारे पास जो है दो बिंदु इसके अंतर भी आएंगे। पहला बिंदु कि यदि विलय का घुलना, यानी डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट, यानी विलय का घुलना एक्जोथर्मिक हो, एक्जोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेपी, जिसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ताप बढ़ाने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ाने पर, इसको 11th में पढ़ा था हमने, ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है घटती है, विलेयता घटती है। ये हमने पढ़ा था, ला चैटेलियर प्रिंसिपल था, ला सातेलियर का नियम था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई यदि आप एक्जोथर्मिक है, किसी में जो है हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, और उसको हम ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो फिर विलेयता जो है घट जाएगी। दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा कि यदि विलेय का घुलना, यदि विलेय का घुलना एंडोथर्मिक हो, यदि विलेय का घुलना एंडोथर्मिक हो, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है।
ये हमारा जो है ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विलेयता पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन है, विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप इसके जरिए सॉल्व कर लेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। अब हम बात करते हैं द्रवों में गैसों की विलेयता। द्रवों में गैसों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड भी कह सकते हैं, या इसको दूसरा एक बिंदु इसके अंतर्गत क्या आ सकता है, दूसरा हेडिंग इसी के अंतर्गत आ सकता है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, द्रव में गैसों की विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा ये जो है हेडिंग इसके लिए आता है हेनरी का नियम। तो आज का टॉपिक हमारा जो है यही है, हेनरी का नियम। ये मैंने बताया था किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इस पर। तो हम हेनरी का नियम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। हेनरीज लॉ 1803 में ये नियम दिया गया था हेनरी के द्वारा। तो इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं फिर समझेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी स्थिर ताप पर लिख सकते हैं इसको आप जो है, स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता द्रव के ऊपर, विलेयता स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, लिखिए हाँ, द्रव की सतह पर, द्रव की सतह के ऊपर, द्रव की सतह के ऊपर गैस के आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर इसको कहते हैं, पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता द्रव की सतह के ऊपर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आइए इसको समझते हैं इससे आगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कोई द्रव है और इसके ऊपर जो है क्या है, कोई मान लीजिए गैस है, ठीक है, कोई मान लीजिए इसके ऊपर गैस है। तो इस गैस की द्रव में विलेयता, इस गैस का जो यहाँ पर जो आंशिक दाब है, इसके ऊपर जो इसका जो है आंशिक दाब है, यानी इसका जो दाब है इस गैस का, उस दाब की समानुपाती होगी। यानी अब दूसरी बात क्या है कि यदि इस आंशिक दाब को बढ़ा दिया जाए, यदि इस आंशिक दाब को बढ़ा दिया जाए तो गैस क्या होगी, ये गैस इसके अंदर और ज्यादा घुलेगी। यदि हम इस आंशिक दाब को बढ़ा दें, इस आंशिक दाब को मैं बढ़ा दूं, यहाँ से एक पिस्टन लगा दें और इसको दबा दें नीचे को, और इसको दबा करके हम नीचे ले आए, तो क्या होगा, आपके जो विलेयता है वो बढ़ने लगेगी। तो यही हेनरी का नियम है। इसका उपयोग भी होता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में हम देखते हैं तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स को जो है उसमें कंप्रेस किया जाता है, या उसको जो है उसमें विलेयता उसकी होती है। तो यही इसके अंदर है, यानी इस द्रव के अंदर जो गैस जाएगी
वो उसकी क्या होंगे, इसके अंदर जो घुस जाएगी गैस वो उसकी विलेयता होगी। और वो विलेयता किसके समानुपाती होगी, इसके ऊपर जो दाब लगा रहे हैं, अर्थात हम जितना ज्यादा दाब बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इसकी जो है विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि आगे लिखेंगे, यदि विलेयता को मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी गैस की विलेयता को मूल अंश के रूप में यदि हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम हिंदी नियम को इस तरह से लिख सकते हैं, फी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस। ये क्या है, इसकी विलेयता है, विलेयता यानी ये क्या है, इसके मूल अंश हैं, ये क्या है, इसके मूल अंश हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये है उसका आंशिक दाब, ये क्या है, आंशिक दाब, यानी द्रव की सतह के ऊपर इसका जो है आंशिक दाब है। तो इसको हम जो है आगे बढ़ा सकते हैं, ये नोट हो गया होगा नीचे, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि P इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं कि H काई गैस, है ना। कि H क्या है, ये तो हमको मालूम हो ही गया कि आंशिक दाब है, ये विलेयता के मूल अंश है, उस गैस के मूल अंश है जो उस द्रव में हमने डिसॉल्व किए थे। अब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये जो है विलेयता बढ़ती जाएगी, यही जो है इसका नियम है। तो हम यहाँ पर से, ये हमारा जो KH है, तो मैं KH को लिखता हूँ, KH बराबर होता है हेनरी नियतांक, इसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, ये होता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट है। अब यहाँ पर से आप हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर से KH बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, P अपॉन काई गैस, P अपॉन ये आ जाएगा काई गैस। तो ये एक यहाँ से हमारे पास सूत्र निकल करके आया, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या आपको बताता है, ये सूत्र क्या बताता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो है थोड़ा सा एक और हेडिंग लगाते हैं, यानी ये KH जो हेनरी नियतांक हो गया। तो हमारी अगली हेडिंग मैं लिखता हूँ हेनरी नियतांक, यानी KH का मात्रक, सीधे सीधे लिखते हैं KH का मात्रक। KH का मात्रक क्या हो जाएगा, KH बराबर मेरे पास है, KH बराबर मेरे पास है क्या, P अपॉन काई गैस, है ना। तो ये मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है भाई, पास्कल होता है, या वायुमंडलीय दाब होता है, जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया, एटमॉस्फेयर लिखते हैं इसको सीधे सीधे, इसको क्या लिख देते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हो गया। बट इकाई गैस का इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है। तो अर्थात KH के जो मात्रक होंगे, KH के मात्रक होंगे बराबर होंगे दाब के मात्रक, क्या होंगे, दाब के मात्रक, यानी दाब के मात्रक होंगे, यानी दाब के जो भी मात्रक हैं, यानी पास्कल है, आपका टॉर है ना, जो भी मात्रक इसके अंदर होते हैं वो सब जो है, या वायुमंडलीय दाब है, ये सब जो है KH के मात्रक होंगे। तो आप इसका भी ध्यान रख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, चलिए इसको बताते हैं। फॉर्मूला था मेरे पास कि H इज इक्वल टू P अपॉन काई गैस। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा क्या मुझे दिखा रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्या बता रहा है, इस पर मुझे हमें चर्चा करनी है। तो नंबर 1, यदि KH का मान अधिक होगा, KH का मान अधिक होगा तो इसका मान कम होगा, यानी KH का मान अधिक होगा तो विलेयता घटेगी, विलेयता का मान कम होगा, विलेयता कम होगी, उल्टा है एक दूसरे के, है ना। तो इसका वो भी हो गया, यदि KH आपका घटेगा तो जो है काई गैस जो है बढ़ेगा, काई गैस जो है बढ़ेगा, है ना। तो ये बिंदु भी हमको याद यहाँ पर रखने हैं। जलीय जीव, ये क्वेश्चन है बोर्ड में आया है कि जलीय जीव ठंडे जल में रहना पसंद क्यों करते हैं, इस पर जो है हमें चर्चा करनी है। ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर KH यानी हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है,
KH का मान बढ़ता है। अब KH का मान बढ़ता है तो विलेयता जो है घटती है। ये हमारे को पता था हमको कि विलेयता घटती है, अर्थात गर्म जल में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है। यानी हमारे पास KH बराबर क्या था, P/काई गैस, और यहाँ पे गैस क्या थी, हम यहाँ गैस O2 की बात है हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी काई गैस थी यहाँ पे O2, काई गैस क्या थी O2, यानी O2 कम हो जाएगी और जिससे क्या होगा आपका वो जो है ठंडे जल में होगा, यानी ताप कम होगा तो KH का मान जो है कम होगा, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ेगा। तो एक बिंदु ये भी है कि ताप का प्रभाव KH पे क्या पड़ता है कि ताप बढ़ाने पर जो KH हमारा वो बढ़ेगा, ताप कम करने पर KH जो है घटेगा, इसलिए जो है जलीय जीव जो है ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। हिंदी नियम के अनुप्रयोग, पहला था कोल्ड ड्रिंक्स, यानी आपके जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी होते हैं उसमें हिंदी लॉ का पालन होता है। नंबर 2 जो होता है हमारे जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं वो जो उनका जो ऑक्सीजन गैस जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन गैस जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम मिलाई जाती है। उसमें क्या मिलाई जाती है, हीलियम गैस को मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है, इसलिए मिला दिया जाता है कि जब कोई गोताखोर जो है समुद्र के अंदर जाता है तो दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो जो है जो गैस होती है, गैस की विलेयता जो है, गैस की विलेयता जल कितने रक्त में बढ़ती है, ब्लड में बढ़ती है, रक्त में बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जो हम सांस लेते हैं वायु में क्या होता है, O2 होता है और N2 होता है मोस्टली, है ना, CO2 भी होता है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन की विलेयता जो है बढ़ जाती है ना, जब दाब बढ़ता है, जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है, आपको पता है P बराबर क्या होता है, HDG होता है। तो जब दाब बढ़ता है तो गैसों की विलेयता रक्त में बढ़ती है, इसमें ऑक्सीजन की तो बढ़ती है, नाइट्रोजन की भी बढ़ जाती है। और जब नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है तो जब अचानक से समुद्र की सतह पर गोताखोर आता है तो ये जो नाइट्रोजन है ये ब्लड से निकल नहीं पाती है, जिस कारण से इसके बुलबुले बन जाते हैं रक्त के अंदर, हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर, और जिस कंडीशन को हम कहते हैं बैंड्स होते हैं, और जो बहुत ही दर्द देता है। ठीक है, तो इस स्थिति को बच करने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए जो हमारा ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर है उसमें हीलियम गैस मिला दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन है कि गोताखोरों के जो ऑक्सीजन गैस के जो सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम क्यों मिलाई जाती है और नाइट्रोजन को कम कर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है बैंड्स पैदा करती है। बैंड्स का मतलब क्या है कि जब नाइट्रोजन घुलती है रक्त में तो वहां से निकल नहीं पाती है ना, और उसके जो है बुलबुले बन जाते हैं रक्त के अंदर, जिस कारण से एक दर्द होता है शरीर में। तो इसलिए जो है इसको हटाने के लिए उसमें जो है हीलियम गैस मिला दी जाती है। इसके बाद तीसरा अनुप्रयोग इसका है कि जो आपके पर्वतारोही होते हैं, है ना, जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर जब ऊंचाई वाले स्थानों पे जाते हैं तो एक कंडीशन उनको फेस करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया की कंडीशन होती है, यानी इसमें सोचने समझने की शक्ति जो है कम हो जाती है। क्योंकि जब भी पहाड़ों पर हम जाते हैं तो दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहाड़ पर जाने पर दाब कम हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि रक्त में जो है O2 की विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। O2 की विलेयता घट जाती है, रक्त में O2 की विलेयता घट जाती है, जिस कारण से क्या होगा, मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, एनॉक्सिया। इसमें सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो पर्वतारोहियों को इसीलिए जो है ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर दिए जाते हैं ताकि जो है उनको ऑक्सीजन मिलता रहे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी, इस तरीके से इसको जो है आप करेंगे। अगले वाले उसमें हम जो है फिर जो है राउल्ट के नियम पर चर्चा करेंगे।